शोध हरियाणा के फेसबुक लाइव प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। बड़े हर्ष का विषय है कि एबीवीपी के शोध हरियाणा के माध्यम से हिंदी भाषा के प्रति ये सप्ताह मनाया जा रहा है। हिंदी भाषा के मान सम्मान के लिए, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं और जितने भी हिंदी प्रेमी, हिंदी शोधार्थी, हिंदी चिंतक और हिंदी को माँ बोली मानने वाले मेरे साथी जो आज जुड़े हैं, मैं उन सब का शोध हरियाणा की तरफ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहली बात कि हम क्यों करें चर्चा हिंदुस्तान में हिंदी की। हिंदी लगभग पिछले 67 वर्षों से हम हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ों का आयोजन कर रहे हैं। कई बार मैं हिंदी के अध्यापकों से पूछता हूं कि हिंदी क्यों पढ़ाई जाती है। जब स्कूल में आप विज्ञान के टीचर से पूछें कि तुम साइंस क्यों पढ़ाते हो, तो वो उत्तर दे सकता है कि ताकि बच्चा कोई मेडिकल, कोई नॉन मेडिकल, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट बन पाए। आप गणित के विषय में पूछें तब भी कोई जवाब हो सकता है, परंतु यदि आप हिंदी के विषय में पूछें कि क्यों पढ़ाएं हम हिंदी, तो शायद अधिकतर अध्यापकों के पास इसका उत्तर नहीं हो सकता। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हिंदी इतनी छोटी नहीं है कि हम उसे जीविका के साथ बांध सकें। हिंदी का महात्म्य बहुत अधिक है जिसे हम शब्दों में नहीं बांध सकते। हिंदी हमारा दिल है, हिंदी हमारे देश के भाल की बिंदी है, हिंदी हमारा अंतस का विषय है, हिंदी हमारी अंतरतम गहराइयों में से है, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। और अक्सर आप देखें कि जब भी आप अपनी अंतरतम की गहराइयों में होंगे तो तब आपके जो स्वर निकलेंगे अनायास, वो आपकी मातृभाषा में निकलेंगे। मुझे याद है, एक बहुत बड़ा विद्वान था, अनेकों भाषाएं उसने सीखी और उन भाषाओं को सीखने के बाद एक बार राजा के दरबार में उपस्थित हुआ कि राजा, यदि कोई मेरी मातृभाषा को पहचान दे, क्योंकि उसने इतनी महारत हासिल की थी सभी भाषाओं की कि उसकी मातृभाषा को पहचानना बहुत मुश्किल था, तो मैं उस विद्वान के चरण छू लूँ। यानी कोई मेरी मातृभाषा को पहचान लेगा तो मैं उसे अपने से बड़ा विद्वान मान लूँगा और उसके चरणों में नतमस्तक हो जाऊँगा। राजा ने अपने राज के अनेकों विद्वान बुलाए, परंतु कोई उसकी मातृभाषा नहीं पहचान पाया। अंततः एक देश प्रेमी की बारी आई। वह विद्वान नहीं था। उसने राजा से कहा कि राजा, मैं इसकी मातृभाषा पहचान सकता हूं। तो राजा ने कहा, यदि इतने बड़े बड़े विद्वान फेल हो गए तो तुम कैसे पहचानोगे, और यदि तुम पहचान दोगे तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा इनाम में। अब तीनों राजा के कक्ष से निकले राज दरबार के लिए, और रास्ते में सीढ़ियां हैं। जैसे ही सीढ़ियों पर उतरना शुरू करते हैं, ये देश प्रेमी उस विद्वान को धक्का दे देता है, और जैसे ही उसे धक्का देता है, उसके मुख से गाली निकलती है, और वो गाली उसकी मातृभाषा में निकलती है। तो वो देश प्रेमी उसे झट से पकड़कर पहचान देता है कि ये भारत का व्यक्ति है। यानी जब हम अपने अंतरतम की, अपने अंतस की गहराइयों में होते हैं, तो जो स्वर हमारे निकलते हैं वह हमारी मातृभाषा में निकलते हैं। बाकी कितनी भी भाषाएं हम सीख लें, वो ऊपर से हमें बनावटी बनाएंगी, परंतु अंतस हमारा। और जब
आप प्रेम में देखें, जब आप प्रेम की गहराइयों में हैं, जब आप प्रार्थना की गहराइयों में हैं, तो जो शब्द आपके निकलेंगे वो आपकी अपनी मातृभाषा में निकलेंगे। इसलिए मैंने कहा कि हिंदी हमारी जीविका उपार्जन का या हमारी जीविका के साधनों का कोई उपाय नहीं है। हिंदी हमारे अंतस्थ का विषय है, हमारी आत्मा का विषय है, और ये एक ऐसा विषय है जिसका महत्व बाकी सब विषयों से अत्यंत अधिक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न है का शूल। यानी मेरे दिल की पीड़ा मिटती ही नहीं है जब तक मुझे निज भाषा का ज्ञान ना हो, और निज भाषा की उन्नति से ही सब उन्नतियां निकलती हैं, ऐसा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा। हमारी उन्नति का आधार, विचार का आदान प्रदान भाषा ही है। और भारत की निज भाषा कौन सी है? तो निश्चित तौर पर यदि कोई सभी को स्वीकार्य भाषा है तो वो भाषा हिंदी ही है, जो हमारी राजभाषा है। हिंदी आप देखें, जैसे मैंने कहा, ये अंतस का विषय है। हम बचपन में जब नर्सरी में पोएम्स पढ़ते थे तो आप दोनों का फ़र्क देखें। हम पढ़ते थे, रेन रेन गो अवे, कम अगेन सम अनदर डे, डैडी वॉन्ट्स टू प्ले, रेन रेन गो अवे। एक तो ये कविता है, और एक कविता, काले मेघा पानी तो बरसाओ, बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ। एक तरफ हम ये पढ़ें, मेघा आए बरखा लाए, घिर घिर आए घिर घिर आए। कितना उद्वेलित करते हैं दोनों वचन। यदि आप इन दोनों का कंपैरिजन करें, इन दोनों की तुलना करें, तो आप पाएंगे कि जो कविताएं हमारे परिप्रेक्ष्य में लिखी गई हैं, हमारी भाषा में लिखी गई हैं, वो हमें अधिक उद्वेलित करती हैं। जैसे एक और कविता हम पढ़ा करते थे, Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses, all the king's men could not make Humpty Dumpty together again। अब आप इसका दूसरा वर्जन देखो, हिंदी में देखो, राम श्याम श्याम राम राम, चढ़े पेड़ पर खाने आम, टूटी डाली गिरे धड़ाम, बिस्तर पर करते आराम। अब आप मुझे बताएं कि दोनों शब्दों में से कौन से ऐसे शब्द हैं जो आपके अंतरतम को छूते हैं, जो आपके अंतरतम को उद्वेलित करते हैं? तो निश्चित तौर पर जो शब्द हिंदी में हैं वो हमें उद्वेलित करते हैं, वो हमारे अंतस को जगाते हैं, वो हमारे मूल को प्रेरित करते हैं। वही भाषा का मुख्य तौर पर विषय माना जाता है। अब भाषा के बारे में हमारे वैदिक वाङ्मय में क्या कहा गया? लोक व्यवहारे प्रचलित वागेव भाषा शब्देन व्यवहारिता, यानी लोक व्यवहार में प्रचलित। और हमारे लोक व्यवहार में प्रचलित क्या है? निश्चित तौर पर हिंदी। अथर्ववेद में कहा, देवा पशु पक्षी मनुष्यभ्यो वाचम ददु, यानी जो देवता पशु पक्षी मनुष्य बोलते हैं वह उनकी निज भाषा है। ऋग्वेद ने कहा, सर्वप्रथम मानवाये सत्युतर्थम वाचम इंद्रम प्रदान है, कि सबसे पहले इंद्र ने हमें वाच प्रदान किए मानवों को स्तुति के लिए, और ये जो वाच हमें दिए गए वो हमारी मूल भाषा के हैं। मनुष्य, जानवरों, पशु पक्षियों, वृक्षों, अपितु जड़ द्वारा भी, यदि हमने जड़ का भी, मान लो हमने हिमालय का कहा, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, डटे रहो तुम अपने पथ पर कठिनाई तूफानों में। कितनी सुंदर व्याख्या हमने एक अटल हिमालय की, और ये शब्द हमें हमारी मातृभाषा ही दे सकती है। भाषा का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है, एक बोलचाल में और दूसरी मूक, यानी एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। जो मूक हिस्सा है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये मूक हिस्सा ही था भाषा का जिसने सिद्धार्थ को बुद्ध बनाया। जब सिद्धार्थ
अपने राज्य से निकलते हैं और एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, एक मृत व्यक्ति को देखते हैं, तो उनके जीवन की सोच बदल जाती है। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कोई शब्द नहीं कहे, किसी ने कोई बाण नहीं चलाए, केवल और केवल 3 परिस्थितियां, मूक परिस्थितियां केवल सिद्धार्थ ने देखी और वो चल पड़े अपने अंतस की खोज पर। और वो अंतस की खोज हमें केवल और केवल भाषा ले जा सकती है। भाषा क्या है? भाषा का संबंध अंतस से है, विश्व के रंगमंच पर होने वाले क्रियाकलापों से, घात प्रतिघात से, घटनाक्रमों से मनुष्य का अंतर उद्वेलित होता है, उसके हृदय में वलवले उठने लगते हैं। अंतर या हृदय का उद्वेलन, दिल के ये वलवले जिस माध्यम से प्रकट होते हैं वही भाषा है। और जैसा कि आप सबको विदित है कि वाल्मीकि ऋषि ने जब एक क्रोंच वध को देखा, एक क्रोंच युगल जो काम में लीन था, और उनके वध को देखा, तो अचानक उनके अंदर की करुणा बाहर निकल आई और उनके ये शब्द हुए, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमय शाश्वती समा यत क्रोंच मिथुनादिक एकम काम मोहितम। जैसे तूने काम में लीन क्रोंच का वध कर दिया, ऐसे ही तेरी प्रतिष्ठा। यानी अंतस के वाल्मीकि का अंतस जाग उठा, और जो उनके वचन निकले संस्कृत में, कोई संस्कृत के ज्ञानी नहीं थे, कोई संस्कृत का व्याकरण नहीं पढ़ा था, परंतु फिर भी जो अंदर से निकला वो संस्कृत में निकला, क्योंकि उस समय भारत की मूल भाषा संस्कृत थी। इसलिए जब जब हमारा अंतस उद्वेलित होता है, इसीलिए मैंने अपनी बात की शुरुआत इस बात से की कि भाषा कोई पढ़ाने का विषय नहीं है, मातृभाषा अंतस का विषय है। आप देखिए सूरदास अंधे हैं, परंतु भगवान का कितना खूबसूरत चित्रण शब्दों में करते हैं। और उनकी भाषा देखें, जब भगवान की मूर्ति का श्रृंगार नहीं कराया जाता और सूरदास सामने बैठकर लिखने लगते हैं, सबको लगता है कि ये पहला श्रृंगार पुराना पुराना लिखते आ रहे हैं, आज श्रृंगार ही मत करो, फिर देखते हैं सूरदास क्या लिखते हैं। सूरदास लिखते हैं, हरि देखियो आज अचंबा, सखी देखियो आज अचंबा, हरि देखियो नंगम नंगा। यानी ये उद्गार केवल और केवल अंतस से निकलते हैं। व्यक्ति आँखों का अंधा है, परंतु फिर भी अपने अंतस से भगवान के दर्शन कर सकता है और उनके रूप का व्याख्यान अपनी भाषा में कर सकता है। जैसे कबीरदास जी ने लिखा, चक्की चल रही है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अब जो कमाल है, कबीर का बेटा है, वो उनसे ऊपर है, वो एक पहल और करता है, वो करता है चलती चाकी देख के दिया कमाल हंसाए, जो कीलन के पास है बाल न बांका होए। यानी शब्द भी अनुभूति से निकलते हैं, जिसने जैसी अनुभूति की उसने वैसे शब्दों से उस वाक्य की रचना की। जैसे कबीर ने तो पिस्ता देखा तो उन्होंने लिख दिया 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, और कमाल ने देखा कि जो कील है उसके पास जो दाने बचे हैं वो पिस नहीं रहे, तो वो लिखता है कि चलती चाकी देख के दिया कमाल हंसाए, जो कीलन के पास है बाल न बांका होए। ये अनुभूति का महत्व है जो शब्दों के साथ खेलता है। और विवेकानंद जी संत बन गए, प्रचार प्रसार में घूम रहे हैं, भिक्षु बनकर घूम रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा भेद भले ही स्त्री पुरुष के प्रति हो। और जब खेतड़ी नरेश ने अपने पुत्र के जन्म दिन की खुशी में एक आयोजन किया खुशी मनाने का, तो तब उन्होंने नर्तकियों को भी बुलाया। तो विवेकानंद जी नर्तकियों को देखकर ऊपर कमरे में चले गए, परंतु जब नर्तकी ने गीत गाया, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारा, समदर्शी है नाम तुम्हारा, चाहे तो कृपा करो। यानी आप देखें शब्दों की गहराई
कि इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बदिर धरो, पारस गुण अवगुण नहीं जानत, कंचन दो करो। यानी पारस गुण अवगुण नहीं जानता, तो वो नर्तकी कहना चाहती है अपने मन का उद्गार कि आप भी हमारे अंदर भेद ना करो। हम भले ही नर्तकियाँ हों, हम भले ही वैश्याएँ हों, परंतु हम अपने काम को पूरा मन लगाकर करती हैं। इसलिए वो कहती हैं, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारा, चाहे तो पार करो। इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बदिर धरो, पारस गुण अवगुण नहीं जानत, कंचन दो करो। और यदि ये मातृभाषा की कविताएं या गीत ना होते तो ये देश आज़ाद नहीं होता। आप सोचें, भगत सिंह सरीखे स्वाधीनता सेनानी, जिन्होंने रंग दे बसंती चोला, जिस चोले को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। इसी गीत ने पूरे भारत में एक आंधी, एक लहर चलाई, जो सारा देश उठ खड़ा हुआ अपने स्वाधीनता के प्रति। राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, अब न कोई वलवले हैं न अरमानों की भीड़, बस मर मिट जाने की तमन्ना दिले बिस्मिल में है। यानी ये उद्गार उन स्वाधीनता सेनानियों के, और इन शब्दों ने पूरे भारत की तस्वीर और तकदीर को बदल कर रख दिया। क्या अंग्रेजी के कोई शब्द, क्या स्पेनिश के कोई शब्द, क्या फ्रेंच के कोई शब्द हमारे मन को, हमारी आत्मा को उतना उद्वेलित कर सकते थे जितना इन शब्दों ने किया। हम छोटे होते थे, पढ़ते थे झांसी की रानी की कविता, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और जैसे ही ये कविता पढ़ते थे अपने अंदर भी करंट दौड़ने लगता था। परंतु यदि इसका अंग्रेजी वर्शन हमें पढ़ाया जाए कि देयर वाज ए क्वीन ऑफ झांसी, तो शायद हमारा मन उतना उद्वेलित नहीं होगा जितना हमारा मन निज भाषा, मातृभाषा को सुनकर उद्वेलित होता है। और जब राष्ट्र प्रेम की बात आती है, हम छोटे छोटे होते कविता पढ़ा करते थे, आग, एक राहगीर जा रहा है, वो पक्षी देखता जल रहे हैं, पेड़ पर आग लगी और पक्षी उड़ नहीं रहे, उड़ने का प्रयास ही नहीं कर रहे, तो राहगीर कहता है, आग लगी इस वृक्ष को, जल जल गिरते पात, ए पक्षियों उड़ क्यों नहीं जाते पंख तुम्हारे साथ। तो जो पक्षियों का जवाब है कविता में, वो निश्चित तौर पर हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम की भाषा, राष्ट्र गौरव की जो हमारे अंदर की चेतना है उसको जगाता है। पक्षी कहते हैं, फल खाए इस वृक्ष के, फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीने पात, धर्म हमारा यही है, जलें इसी के साथ, मरें इसी के साथ। आप सोचें इसका अनुवाद करके किसी और भाषा में, क्या ये हमें उद्वेलित करेगा? बिल्कुल भी नहीं। हमें उद्वेलित करेंगे वही शब्द जो हमारे अंतस में मौजूद हैं। और आप तुलसीदास जी का वर्णन देखें, जब जटायु शत विकसित है, प्रभु राम आते हैं, गोद में लेते हैं, सहलाते हैं, प्रभु राम की आंखों से भी आंसू टपकते हैं और उसे कहते हैं, जटायु तू कहे तो तुझे पुनर्जन्म दूं, तुझे अभी पुनः शत विकसित से स्वस्थ करके जीवित कर दूं। तो जटायु कहते हैं कि तात कर्म निज ते गति पाई, परहित बसा जिनके मन माही, तैकु इस जग में कछु दुर्लभ नहीं। यानी जटायु का मूल अभिप्राय ये है कि जब ये जीवन भगवान के काम आ गया, इससे बढ़कर इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। और यदि हमारा जीवन भी परहित के काम आता है, परोपकार के काम आता है, तो निश्चित तौर पर हम लोग भी अपने जीवन की परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। हम बचपन में पढ़ा करते थे एक फूल की अभिलाषा, चाहा नहीं मैं देवों के सिर चढ़ भाग्य पर उठलाऊं, चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं मैं देवों के सिर चढ़ भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाते वीर अनेक। यानी ये कविताएं, ये गद्य, ये कहानियाँ, ये सब हमें प्रेरित करती थी, हमें उद्वेलित करती थी, हमारी नसों में खून का दौरा तेज कर देती थी और हमारी भौहें तन जाती थी। क्यों?
कोई और भाषा ये असर नहीं कर सकती, ये आपकी मातृभाषा ही कर सकती है। और इसीलिए भाषा के आधार भौतिक भी हो सकते हैं, मानसिक भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं। और भाषा की प्रकृति, भाषा मूल से एक मौखिक साधन है, परंतु भाषा चिन्हात्मक भी हो सकती है। जैसा मैंने कहा, मूक भी प्रयोग हो सकता है। भाषा निरंतर गतिशील है, निरंतर परिवर्तनशील है, और इसे हमें समझना होगा कि भाषा की गति को, भाषा के परिवर्तन को, और भाषा मनुष्य को जन्म से प्राप्त होती है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा में अनेक रूपता और विभिन्नता होती है, भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों का अर्थ व्यवहारिक होता है, ये नियत नहीं होता। भाषा का सभ्यता के साथ संबंध होता है, क्योंकि भाषा हमारी सभ्यता से, हमारी संस्कृति से, हमारे संस्कारों से और हम खुद से जुड़ी है। इसलिए भाषा का महत्व हमारे जीवन में और भी बढ़ जाता है। भाषा के भिन्न भिन्न रूप हैं। प्रयोग की दृष्टि से उच्चारित और लिखित हो सकती है, और व्यवहार की दृष्टि से ये मातृभाषा भी हो सकती है, बोली भी हो सकती है, प्रादेशिक भाषा भी हो सकती है, राष्ट्रभाषा भी हो सकती है, सांस्कृतिक भाषा भी हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी हो सकती है, स्वीकृत भाषा भी हो सकती है, और मूल भाषा भी हो सकती है। मातृभाषा में हिंदी का क्या महत्व हो? हिंदी हमारे शारीरिक विकास में सहायक है, हमारे मानसिक विकास में सहायक है, हमारे बौद्धिक विकास में सहयोगी है, हमारे व्यवहारिक जीवन में सहायक है, हमारे सामाजिक विकास में सहायक है, हमारे लोकतंत्रात्मक विकास में सहायक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे देश का लोकतंत्र हमारी भाषा पर टिका है। यदि हमारी भाषा हिंदी ना हो तो शायद भारत में लोकतंत्र के लिए भी हमें मुश्किल आए, और इसलिए लोकतंत्रात्मक विकास के लिए भी हमारी मातृभाषा का महत्व है। और मातृभाषा का सांस्कृतिक महत्व भी है, ज्ञान प्राप्ति में भी सहायक है, स्कूल और परिवार के सामंजस्य में सहायक है, स्कूल और सर्वोन्मुखी हमारे पूर्ण विकास, होलिस्टिक जिसे हमने कहा। और आज जो शिक्षा नीति पिछले महीने हमारी आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसमें भी सभी विषयों में मातृभाषा के समावेश पर जोर दिया गया। उसमें ये कहा गया कि जितने स्थानीय कोर्सेज हैं वो स्थानीय भाषाओं में पढ़ाए जाएं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बच्चों को विकास उनकी मातृभाषा में कराएं। और आप देखेंगे कि जिन बच्चों का विकास मातृभाषा में किया गया वो बच्चे कहीं अधिक उन्नति अपने जीवन में कर पाते हैं। हमने एक सकारात्मक, अपनी एक नकारात्मक सोच बनाई। उस सोच के मॉडर्न या डेवलपमेंट का प्रतीक क्या है? इंग्लिश। यदि हम इंग्लिश नहीं बोल पाते तो हमें पिछड़ा माना जाता है, हमें ये माना जाता है कि ये बैकवर्ड है। परंतु मेरा विश्वास करना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक समय आने के बाद अंग्रेज़ी का प्रचार और प्रसार 1919 की शायद बात है, उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया उसके बाद। और कोई यदि उन्हें कहता भी तो वो ये कहते कि मुझे अंग्रेज़ी आती ही नहीं है। और अनेकों लोगों के जीवन में अनेकों घटनाएं घटती हैं जब व्यक्ति अपनी मातृभाषा, अपनी मूल भाषा पर वापस आता है। मैं अपने जीवन का उदाहरण दूँ। जब मैं स्कूल में था, जब मैं कॉलेज में था, चाहे डिबेट हो, डेक्लामेशंस हो, पेपर रीडिंग कॉन्टेस्ट हो, पोइट्री राइटिंग हो, क्योंकि मेरा साहित्य में शुरू से इंटरेस्ट था, तो मुझे इंग्लिश में बोलना, क्योंकि मेरा जो बड़ा भाई था वो हिंदी में बोलता था और उसके रहते मैं कभी स्कूल में फर्स्ट नहीं आता था, तो मेरे ही अध्यापकों ने मुझे कहा कि तू इंग्लिश में बोलना शुरू कर दे कि वहाँ पर कंपटीशन कम है। मैंने इंग्लिश में बोलना शुरू किया और मैं अपनी सारी पढ़ाई इंग्लिश में करता चला गया। परंतु जीवन में एक दिन आया जब हज़ारों लोग सामने थे और अचानक से मुझे कहा गया कि आप भी कुछ बोलो, तो मैं बिल्कुल मूक रह गया। मैं कुछ भी बोल नहीं पाया क्योंकि मुझे हिंदी बोलने का अभ्यास नहीं था। और उस दिन 1996 की ये बात है, मैंने प्रण किया और मैंने उसके बाद आकर सबसे पहले अपनी लाइब्रेरी को बदला और उसमें सभी पुस्तकें अंग्रेज़ी के स्थान पर हिंदी में की और फिर हिंदी में बोलना शुरू किया।
और आप विश्वास रखना मेरी बात का कि जो भी पुस्तकें पहले मैंने अंग्रेज़ी में पढ़ी थी, जब मैंने हिंदी में पढ़ी, चाहे वो हमारे वेद थे, चाहे हमारे पुराण थे, चाहे उपनिषद थी, चाहे गीता थी, चाहे रामायण थी, पर जब मैंने हिंदी में पढ़ी तो जो मुझे अनुभूति हुई अंदर तक की, वो अनुभूति अंग्रेज़ी में पढ़ने से कभी नहीं हुई थी। और जो मुझे आनंद आज भी हिंदी बोलने में आता है, जो मैं प्रयास करता रहता हूँ, मुझे मालूम है कि मैं हिंदी पर बोल रहा हूँ, परंतु मुझ में कई त्रुटियाँ होंगी, परंतु मैं कह सकता हूँ कि मैं हिंदी का एक विद्यार्थी हूँ और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए सतत रूप से लगा हुआ हूँ और हिंदी को अपनी मूल भाषा बनाने का प्रयासरत हूँ। इसलिए अगर कोई मुझसे गलती हो, कोई भूल हो, तो आप सब मुझे क्षमा करेंगे, परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि मैं निश्चित तौर पर बहुत गंभीर हूँ हिंदी के प्रति। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का महत्व क्या है कि समूचे भारत की यह व्यवहारिक भाषा है, इसका प्रशासनिक महत्व है, प्रांतीय प्रशासन में इसका महत्व है और भावनात्मक एकता में ये सहायक है। और यही विषय स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, उन सब लोगों ने लिया कि भावात्मक एकता में यदि कोई सहायक हो सकता है तो वो कोई ना कोई राष्ट्रभाषा हो सकती है, और उन सब लोगों ने हिंदी को इस कार्य के लिए चुना। परंतु हिंदी हमारे देश की भाषा है, नेपाल में बोली जाती है, सूरीनाम में बोली जाती है, मॉरिशस में बोली जाती है और अनेकों ऐसे देश हैं जहाँ पर लोग इसका प्रयोग करते हैं, परंतु हमारे देश में इसके हालात बुरे क्यों हुए? आज हमारे हालात हिंदी को लेकर क्या हैं? हमारे हालात उस तरह के हैं जैसे एक राजा के किले पर उसकी खिड़की में, उसके कक्ष के बाहर एक पक्षी आया और वो पक्षी ऐसा था जो इस राज्य में राजा ने कभी नहीं देखा था बहुत सुंदर, परंतु राजा को ऐसे सुंदर पक्षी देखने की आदत अपने राज्य में नहीं थी। तो राज्य ने कहा कि ये अपवाद कहाँ से आ गया? उसने कहा कि इसकी थोड़ी सी चोंच काटो, इसके थोड़े से पर जो रंगीन है इनको काटो, इसकी थोड़ी सी पूंछ को काटो। तो जब उसको काट छाँट की गई और फिर राजा ने कहा इसे उड़ा दो, वो पक्षी की सूरत हाल तो बदल गई, परंतु काट छाट कर उसकी सूरत तो बदल दी गई, सूरत अपने अनुरूप बना दी गई, परंतु वह पक्षी उड़ नहीं पाया। वही हाल हमारे साथ किया गया कि हमारी काटी छटाई, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जेंटलमैन बनाने के प्रयास में हमें अंग्रेज़ी भाषा तो सिखा दी गई, परंतु हमारी कहीं ना कहीं ऊंचे उड़ने की जो कला थी वो कहीं ना कहीं रुक गई। जो आत्म विकास की कला थी, जो स्वयं को जानने की कला थी, जो हमारी स्वाध्याय की प्रक्रिया थी, उसमें कहीं ना कहीं अड़चन आई। मुझे याद आता है एक और उदाहरण कि एक व्यक्ति राजा के पास गया, अनेक भाषाओं में गीत गाता था। तो राजा ने कहा तुम्हारा क्या विशेष है तुम्हारा? तो उसने कहा कि मैं बुलबुल की तरह गीत गा सकता हूँ, कोयल की तरह गीत गा सकता हूँ। तो राजा ने कहा कि यदि मुझे कोयल का गीत सुनना है तो मैं कोयल से सुनूंगा, बुलबुल का गीत सुनना है तो बुलबुल से सुनूंगा, मैना की चहक सुननी है तो मैना से सुनूंगा, शेर की दहाड़ सुननी है तो शेर से सुनूंगा, तुझसे क्यों सुनूं? तू अपना बता तेरा क्या है। तो जब बात आई अपना बताने पर तो उस व्यक्ति के पास गाने के लिए कुछ नहीं था। और वही सूरत हाल हमारी आज की पीढ़ी का है कि जब मूल की बात आएगी, जब अपना बताने की बात आएगी तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हमें जड़ों से सींचना है, हमें पत्तों की चटाई नहीं करनी, हमें जड़ों से सींचना है। और जब हम जड़ को सींचेंगे मातृभाषा के माध्यम से, निज भाषा के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर हम वो भूल नहीं करेंगे जो एक जापानी युद्ध जो वर्षक था, एक जो विमान था और जो बम वर्षक विमान था, उसका एक पायलट जापानी जो था, उसने 5-6 अमेरिकियों के जो थे जहाज़ गिराए। और जब वो गिराकर वापस अपने डेक पर लौटा, एक जो जहाज़ पर, समुद्री जहाज़ पर जहाँ उसको वापस लौटना था, जैसे ही वो लौटा और उतर कर उसने कहना शुरू किया कि आज बड़ा मज़ा आया, आज मैंने 5 अमेरिकी जहाज़ों को मार गिराया, ये किया वो किया। और जब वो ये बात बोल रहा था तो एक व्यक्ति ने आकर कहा कि बस एक भूल तुमने बुनियादी कर दी कि तुम अपनी जापान के युद्धपोत पर उतरने की बजाय अमेरिकी युद्धपोत पर उतर आए। यानी जापानी विमान चालक
जो अमेरिका के विमान गिराकर वापस जब आकर तो अमेरिकी युद्ध पोत पर ही उतर आया, ये मूल भूल जो उसने की वो मूल भूल हम ना करें। हमने जो अपने जीवन में अपनाना है, जीवन में उन्नति का माध्यम अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा को समझना होगा। और इसके लिए हमें करना क्या है? इसके लिए हमें समस्या को जड़ से पकड़ना पड़ेगा। हमें हिंदी के स्वाभिमान को बढ़ाना होगा, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना होगा और एक प्रण लेना होगा कि ये हमारे लिए करने का विषय नहीं है, ये हमारे लिए साधना का विषय है, यानी कृत्य नहीं है, साध्य है। उस दिन हम समस्या को हल कर पाएंगे। और जब मैं कृत्य और साध्य की बात करता हूँ तो मुझे एक उदाहरण याद आता है, जो एक छोटी बच्ची पहाड़ पर चढ़ रही थी और उसके पास उसने अपनी गोद में उठाया था एक बच्चा जो उसके वजन से भारी था और वो भागती चल रही थी। उसी पहाड़ पर एक महात्मा जी भी चढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि महात्मा जी के हाथ में एक दंड और कमंडल था, परंतु ये लड़की भागती चली जा रही है और महात्मा जी थोड़ी दूर चलते हैं, सांस लेते हैं, फिर चलते हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि तेरे पास तो एक दंड और कमंडल है और तू बार बार रुक रुक कर चल रहा है, और ये छोटी सी बच्ची अपने से भारी वजन लेकर भागी चली जा रही है। तो उस लड़की से पूछते हैं कि लड़की, तू इतना बोझ उठाकर भाग रही है, क्या तुझे सांस नहीं चढ़ता? तो जो उस लड़की ने जवाब दिया वो हम सब की दृष्टि को बदल सकता है। उस लड़की ने कहा, महात्मा जी वजन होगा आपके लिए, मेरे लिए तो ये मेरा छोटा भाई है। यानी जब हम हिंदी को अपना अंग मानेंगे, अपना हिस्सा मानेंगे, तो ये हिंदी का प्रचार प्रसार हमारे लिए कृत्य नहीं, हमारे लिए साधना का विषय बन जाएगा। और जब ये साधना का विषय बनेगा, उस दिन यदि हम अपनी सक्षमता और इस देश की सक्षमता को पहचानेंगे तो निश्चित तौर पर हम आत्मावान व्यक्ति बनेंगे। उन आत्मावान व्यक्तियों की जिनकी चर्चा स्वामी विवेकानंद ने की थी, जिन्होंने कहा था कि यदि मुझे 100 आत्मावान व्यक्ति मिल जाएं तो मैं इस देश की दशा और दिशा को बदल सकता हूं। परंतु यदि हमें अपने देश की दशा और दिशा को और आत्मावान व्यक्तियों को बनाना है तो निश्चित तौर पर हमें हिंदी को अपनाना होगा, हिंदी के प्रचार प्रसार में लगना होगा, और अपना मूल जो संस्कृत है उसको भी हमें कहीं ना कहीं भूलना नहीं होगा। और अंत में आप लोगों से 4 लाइनें कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। फूलों सा हो जाना सीख, फूलों सा हो जाना सीख, कांटों सा मुस्काना सीख, 4 दिन की उम्र है तेरी, हंसना और हंसाना सीख, मुट्ठी बंद करने से पहले खुद का हाथ बढ़ाना सीख, भीड़ चाल तो भेड़ चाल है, खुद की राह बनाना सीख, खुद की राह बनानी है तो हिंदी का हो जाना सीख, खुद की राह बनानी है तो हिंदी का हो जाना सीख। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने मुझे इतने प्यार से सुना, इतने मान सम्मान से सुना, और मुझे बड़ी खुशी है कि शोध हरियाणा ने 7 दिन रखे हैं हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। और इसमें न केवल भारत के विद्वत जन परंतु भारत से बाहर लगे भी लोग जो हिंदी के प्रचार प्रसार में दिन रात लगे हैं, वो लोग भी हम सब के साथ मंच साझा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशा ही नहीं विश्वास रखता हूं कि आप सभी जो आज हमसे जुड़े हैं, निश्चित तौर पर आपके अंदर हिंदी धड़कती है, आपके अंदर हिंदी बोलती है। आपके भीतर बैठी हिंदी को प्रणाम करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।